नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव सितंबर से पहले लेने में असमर्थता व्यक्त करने वाला राज्य निर्वाचन आयोग के आवेदन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है, जिस पर आगामी 17 मई को सुनवाई होगी। इस सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोग की भूमिका को स्वीकार किया जाता है या फिर तत्काल चुनाव करवाने की बात कही जाती है, इसे लेकर फैसला होगा। ऐसे में अब स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव के संदर्भ में आगामी 17 मई को होने वाली सुनवाई की ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए बताया गया कि अंतिम प्रभाग या गण रचना करने, आरक्षण को तय करने और मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने से संबंधित कामकाज तो 31 जुलाई से पहले तक पूर्ण कर लिए जाएंगे, लेकिन चूंकि उस समय पूरे राज्य में बारिश का मौसम रहेगा, ऐसे में सितंबर माह से पहले चुनाव करवाना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। आयोग की ओर से दिए गए इस आवेदन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया है, जिस पर आगामी 17 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपना फैसला सुनाया जाएगा। राज्य सामयिक परीक्षा कक्ष यानी सीईटी सेल द्वारा व्यावसायिक पदवी पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया पूरे राज्य में एक ही समय चलाए जाने से संबंधित जानकारी 15 दिन के भीतर पेश करने का निर्देश मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा दिया गया है। ऐसे में सीईटी सेल द्वारा चलाई जाने वाली पदवी पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया को पूरे राज्य में एक साथ अमल में लाए जाने की संभावना दिखाई दे रही है। मौसम की अनुकूल परिस्थिति के परिणाम की वजह से इस बार 17 मई को ही नैऋत्य मौसमी हवाएं देवभूमि केरल तक पहुंच सकती हैं और औसत से करीब 4 से 5 दिन पहले ही मानसून का देश में आगमन हो सकता है। मानसूनी हवाएं आगे बढ़ते हुए इस वर्ष करीब 1 सप्ताह पहले ही पूरे राज्य को बारिश से सरोबार करेंगी, ऐसा अनुमान मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। अक्सर विपक्षी दलों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने घर से बाहर नहीं निकलते और अपने कार्यालय तक भी नहीं जाते। ऐसे में उन्हें राज्य के आम नागरिकों, ग्रामीणों, किसानों व मजदूरों की समस्याओं का कोई अंदाजा नहीं है। ऐसे में अब इस तरह के आरोपों का जवाब देने हेतु सीएम उद्धव ठाकरे बहुत जल्द महाराष्ट्र के राज्यव्यापी दौरे पर निकलने वाले हैं। इस दौरान वे किसानों व खेतिहर मजदूरों से मुलाकात करने के साथ ही उनकी समस्याओं को जानेंगे, साथ ही शिव सैनिकों से संवाद साधते हुए राज्य में कई स्थानों पर जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। विगत 350 वर्षों से धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का व्यक्तित्व पूरी दुनिया के लिए आकर्षण और कौतूहल का विषय रहा। ऐसे में छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा किए गए कामों की जानकारी दुनिया में हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इस उद्देश्य को सामने रखते हुए अमरावती शहर के अजय लेंडे नामक शिव प्रेमी व्यक्ति द्वारा करीब 250 वर्ष पूर्व छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा लिखित श्री बुद्धभूषणम नामक संस्कृत ग्रंथ का पुनर्लेखन करवाया गया है और इस पुनर्लिखित ग्रंथ का प्रकाशन आज शनिवार 14 मई को सुबह संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में समारोह पूर्वक किया गया। सन 1674 किल्ले रायगड 6 जून हा दिवस एक रम्यसा होता। आसमरात शौर्याच्या संशयी तळपत होते। गोरगरिबांचा राजा, शेतकऱ्यांचा कैवारी, 12 बलुतेदारांचा रक्षक, कुळवाडी भूषण राजा शिवछत्रपतींचा राज्याभिषेक झाला। अवघा मुलूक आनंदाने राहून निघाला। शिवछत्रपतींच्या 32 मनाच्या सोनेरी सिंहासनाशेजारी एक तेजस्वी तरुण विराजमान होता। इस ग्रंथ विमोचन समारोह में प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित राज्य मंत्री बच्चू कडू ने इस ग्रंथ के लिए 1 लाख रुपए की सम्मान निधि देने की घोषणा करने के साथ ही कहा कि वे पूरे महाराष्ट्र में इस ग्रंथ का प्रदर्शन करवाने हेतु ग्रंथ दर्शन यात्रा का आयोजन करवाएंगे और पूरा एक दिन इस ग्रंथ के साथ पदयात्रा भी करेंगे। इस समय राज्य मंत्री बच्चू कडू ने इस ग्रंथ की संकल्पना को साकार करने वाले अजय लेंडे तथा 4 वर्षों तक अथक परिश्रम करते हुए इस ग्रंथ का हस्तलेखन करने वाले दरियापुर के निवासी सचिन पवार का अभिनंदन भी किया। ग्रंथ के विमोचन अवसर पर शहर के कई गणमान्य उपस्थित थे। माझ्याकडून मी सुद्धा सन्मान निधी म्हणून 1 लाख रुपये आम्ही या ग्रंथ निर्माण केला म्हणून त्याचा सन्मान निधी आपण मी जाहीर करतोय आमच्या प्रहार संघटनेच्या माध्यमातून। आता राहिला प्रश्न, ग्रंथ फक्त सिंहगड राजामध्ये पुरता मर्यादित राहिला तर तोही अधिक योग्य होणार नाही। हा ग्रंथ या राज्याच्याच नाही तर देशाच्या कानाकोपऱ्यात गेला पाहिजे। मग तो सिंहगड राजापुरता मर्यादित होऊन चालणार नाही, तो देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाणं सुद्धा फार महत्वाचं आहे। लिखाण काही फक्त राज्यापुरतं नाही आहे, लिखाण जातीपुरतं नाही आहे, लिखाण धर्मापुरतं नाही आहे। हे लिखाण आम्ही पाहतो अख्ख्या विश्वाला सुद्धा फुलट पडेल, त्याची सुद्धा मार्ग बदल इतक्या ताकदीचा हा ग्रंथ जर असेल तर फक्त सिंहगड राज्यात पुरता मर्यादित राहणार नाही तर तो देशापर्यंत कसा त्याचा घुमजाव होईल, याच्यासाठी सुद्धा प्रहार संघटनेच्या माध्यमातून आणि सरकारच्या माध्यमातून मी
आपल्या सर्वांना आश्वासित करतो का लागल तसा निधी आपण उपलब्ध केल्याशिवाय राहणार नाही असं सुद्धा या निमित्तानं सांगतोय. मेरा राज्यमंत्री म्हणून सुद्धा बोलत असताना मी सरकारनं जरी मागितलं तरी किमान सिंदखेड ते पुरंदर, सिंदखेड ते पुण्यापर्यंत जो खर्च येईल त्याचा अर्धा खर्च आम्ही उचलल्याशिवाय राहणार नाही हे सांगतोय. निवळ आम्ही पैसेच देणार, निधी देणार नाही. तर ज्या दिवशी या ग्रंथाची सुरुवात होईल, त्या रथयात्रेची सुरुवात होईल, ग्रंथाच्या रथाची, त्याचा एक दिवस बच्चू कडू पायी फिरून त्याचा सन्मान कसा वाढवता येईल याचा आपण प्रयत्न करू. रॉक स्टार म्यूजिकल ग्रुप के संचालक शैलेश शिरभाते द्वारा यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि कोविड संक्रमण काल के दौरान हर कोई काफी हैरान परेशान रहा. ऐसे में लोगों को उनकी पुरानी कड़वी यादों से बाहर निकालकर गीत संगीत के जरिए उनके जीवन में एक बार फिर उमंग व उल्लास भरने के उद्देश्य को सामने रखते हुए नागपुर के रजनीगंधा म्यूजिकल अनलिमिटेड तथा अमरावती के रॉकस्टार म्यूजिकल ग्रुप द्वारा 13 साथ है कितना प्यारा शीर्षक तले संगीतमय महफिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत कल रविवार 15 मई की शाम 6 बजे से संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में अमरावती व नागपुर के गायक कलाकारों द्वारा अपने गायन कौशल्य का प्रदर्शन करते हुए एक से बढ़कर एक नायाब गीत पेश किए जाएंगे. रविवारी सांस्कृतिक भवनमध्ये रॉकस्टार ग्रुपतर्फे आणि नागपूरवरून खास रजनीगंधा ग्रुपतर्फे आमच्या संयुक्त विद्यमानाने हा प्रोग्राम आयोजित होत आहे. या प्रोग्रामचं टायटल आहे 13 साथ है कितना प्यारा. तर हा प्रोग्राम पूर्णतः निःशुल्क आहे आणि अमरावतीच्या सर्व रसिक श्रोतांसाठी एकदम खास हा प्रोग्राम आहे. आणि लॉकडाऊनच्या नंतर रॉकस्टार ग्रुपचा हा पहिला प्रोग्राम आहे. बऱ्याच अमरावतीच्या ज्या श्रोतांनी रसिकांनी आम्हाला विनंती केली की तुमचा प्रोग्राम केव्हा आहे, तर खास त्यांच्या आग्रहाखातर आम्ही हा कार्यक्रम करतोय. अमरावती मुंबई अंबानगरी एक्सप्रेस आगामी 11 जून से नए कलेवर में चलती नजर आएगी. रेलवे विभाग ने अंबानगरी एक्सप्रेस के सभी 20 डिब्बों को LHV कोच में बदलने का नोटिफिकेशन जारी किया है. ऐसे में अंबानगरी एक्सप्रेस के सभी डिब्बे लाल रंग में दिखाई देंगे. ये डिब्बे वजन में हल्के व अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और यदि ट्रेन किसी दुर्घटना का शिकार भी होती है तो इन डिब्बों के कारण प्राणहानि होने की संभावना बेहद कम रहती है. ऐसी जानकारी रेलवे विभाग द्वारा दी गई है. शहर के राजकमल चौराहे पर जिला नियोजन समिति की निधि से लव अंबानगरी स्टैच्यू का निर्माण किया गया. विगत दिनों से इस स्टैच्यू पर पूर्व पार्षद प्रणीत सोनी द्वारा लगाया गया अपने नाम का बोर्ड विवादों में था और शुक्रवार की देर रात निगमायुक्त के आदेश पर मनपा के अतिक्रमण विभाग ने स्टैच्यू पर लगा प्रणीत सोनी के नाम का बोर्ड हटाने की कार्रवाई की, जिसके पश्चात संबंधित कार्रवाई कांग्रेस पदाधिकारियों के दबाव में किए जाने का आरोप पूर्व पार्षद प्रणीत सोनी द्वारा लगाया गया है. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसी निर्माण पर जनप्रतिनिधि का नाम अंकित करना राज्य शिष्टाचार का उल्लंघन है तो फिर शहर के सभी विकास कामों पर से सभी जनप्रतिनिधियों के नाम हटाए जाएं, अन्यथा 8 दिन बाद संबंधित स्टैच्यू पर मनपा द्वारा निकाला गया बोर्ड दोबारा लगाया जाएगा. पूर्व पार्षद प्रदीप बाजड़ द्वारा लोक निर्माण विभाग को दिए गए निवेदन में कहा गया कि महानगर पालिका क्षेत्र में कई रास्तों का निर्माण कार्य मंजूर है. साथ ही लोक निर्माण विभाग व मनपा निर्माण विभाग के माध्यम से संबंधित रास्तों के कामों को मंजूरी भी प्रदान की गई है. इसमें से कई रास्तों का भूमि पूजन भी जनप्रतिनिधियों के हाथों किया गया, लेकिन अब तक इन रास्तों के कामों को शुरू ही नहीं किया गया है. ऐसे में संबंधित रास्तों का काम बरसात शुरू होने से पहले निपटाया जाना जरूरी है और यदि बरसात से पहले संबंधित रास्तों के काम नहीं किए जाते तो फिर मनपा अंतर्गत किसी भी रास्ते का काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा. महानगरपालिका कर्मचारी यूनियन द्वारा 18 मई से प्रस्तावित बेमियादी काम बंद हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है. कर्मचारी संगठन द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद मनपा प्रशासन द्वारा कर्मचारी संगठन के साथ चर्चा की गई और कामगार संगठनों की 8 में से 6 मांगे मंजूर की गई. वहीं शेष 2 मांगों पर आगामी दिनों में होने वाली प्रस्तावित बैठकों में चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा. अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन के लोकनाथ स्वामी महाराज की प्रेरणा से राठीनगर स्थित श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश आध्यात्मिक संस्कार केंद्र में श्री रुक्मिणी द्वादशी महामहोत्सव का आयोजन हरे कृष्ण के जयघोष में संपन्न हुआ. इस कार्यक्रम की श्रृंखला में 16 मई तक भागवत कथा का आयोजन किया गया है. औरंगाबाद के सिडको में मातंग समाज के युवक की बेरहमी से हत्या कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था. इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर मातंग समाज सहित चर्मकार, वाल्मीकि समाज, खट्टी समाज व अन्य वंचित बहुजनों की महत्वपूर्ण मांगों के लिए पोतराज हालगी आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया गया है और इस मोर्चे का नेतृत्व डॉक्टर रुपेश खड़से द्वारा पोतराज की वेशभूषा में किया जाएगा. ऐसी जानकारी लहूजी शक्ति सेना द्वारा दी गई है.
वार्षिक धान्य खरीदी का सीजन अंतिम चरण में रहते समय रूस व यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का परिणाम गेहूं के दामों पर भी हुआ है और इस समय पूरी दुनिया के खरीदारों द्वारा भारतीय गेहूं को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसकी वजह से भारत में गेहूं के दामों में अच्छी खासी तेजी है। गत रोज अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति में गेहूं को 2100 से 2300 रुपये प्रति क्विंटल के दाम मिले। महानगर पालिका अंतर्गत 4 वर्ष पूर्व शहर में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, न्यायालय व सरकारी कार्यालय परिसरों में 100 मीटर के दायरे में रहने वाले क्षेत्रों को साइलेंट जोन घोषित किया गया था और मनपा क्षेत्र में ऐसे कुल 581 स्थानों को साइलेंट जोन बताते हुए वहां पर इससे संबंधित बोर्ड भी लगाए गए थे, जहां पर लाउडस्पीकर व डीजे बजाने का मनाही हुक्म जारी किया गया था और नियमों का उल्लंघन करते हुए ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई थी। किंतु विगत 4 वर्षों के दौरान अब तक ऐसे एक भी मामले में स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि आए दिन अक्सर ही साइलेंट जोन और उनसे जुड़े रास्तों पर खुलेआम लाउडस्पीकर व डीजे का प्रयोग होता है, जिसका साफ और सीधा मतलब है कि स्थानीय प्रशासन ने शहर में साइलेंट जोन बनाने की केवल कागजी खानापूर्ति को ही पूरा किया है और इसके प्रभावी अमल को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए। समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत शालेय पाठ्य पुस्तकों व स्वाध्याय पुस्तिकाओं का बाल भारती द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क वितरण किया जाता है। ऐसे में आगामी शैक्षणिक सत्र में शाला खुलने से पहले ही दिन विद्यार्थियों को उनकी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो, इस हेतु जिला परिषद के प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा अभी से नियोजन करना शुरू किया गया है, जिसके लिए जिला परिषद ने बाल भारती के पास करीब 9,98,757 पुस्तकों की मांग दर्ज कराई है। इस बार कक्षा पहली के सभी विषयों के लिए केवल एक ही पुस्तिका रहेगी और प्रत्येक 3 माह में इस पुस्तिका को बदला जाएगा, यानी कक्षा पहली के बच्चों को पूरे साल भर केवल एक पुस्तक लेकर ही स्कूल में जाना पड़ेगा और उन पर शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली बैग का कोई बोझ इस वर्ष नहीं डाला जाएगा। आगामी 16 मई को तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जयंती का उत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए शहर के 16 स्थानों से शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 86 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। ऐसे में शहर में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटित हो, इस बात को लेकर आज पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने कार्यक्रम और शोभा यात्रा के आयोजकों के साथ बैठक लेकर तमाम जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही बताया कि इस दौरान शहर में तगड़ा पुलिस बंदोबस्त भी लगाया जाएगा। शहर के जयसन चौक के पास बालाजी मंदिर के निकट डॉक्टर राजेंद्र राठी के घर के पीछे एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। मृतक की आयु अंदाजन 50 वर्ष के आसपास है, जो नाली में औंधे मुंह पड़ा हुआ था। परिसर में दुर्गंध फैलने की वजह से डॉक्टर राठी ने सर्विस गली में जाकर देखा, तब यह मामला उजागर हुआ। पश्चात कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, साथ ही शव की शिनाख्ती के लिए अपील भी जारी की। इरविन अस्पताल के पास स्थित पांडपोई के सामने बेलपुरा परिसर निवासी भीखू सिंह छाड़ी नामक 58 वर्षीय व्यक्ति अचानक ही चक्कर आ जाने के चलते साइकिल से नीचे गिर पड़ा, जिसे तुरंत ही आसपास मौजूद लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टर ने इस व्यक्ति को मृत घोषित किया। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत रविनगर चौक में शुक्रवार की रात 12 बजे नमित उर्फ लालू रावल नामक युवक पर 3 हमलावरों ने जानलेवा हमला किया। इस मामले में पुलिस ने सतीश वर्मा व संस्कार वर्मा सहित एक अन्य ऐसे 3 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू की है। पता चला है कि संभवतः पैसे के व्यवहार को लेकर यह हमला किया गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भैंसदेही स्थित गोमुख कुंड पर अमरावती शहर के 30 सैलानी घूमने गए थे, जिसमें से 2 युवकों की कुंड में डूबने की वजह से मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त अशोकनगर निवासी निखिल सिरसाट व न्यू भीम शक्ति नगर निवासी नीलेश गवई के तौर पर हुई है। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड की अमरावती शहर से राज्य में सभी जगहों पर शाखाएं हैं, जहां पर कई विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। अमरावती शाखा के व्यवस्थापक झिरोड गोंडी चौधरी ने आकाश कोचिंग क्लासेस के साथ 3.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। यह मामला उजागर हो रही तत्कालीन व्यवस्थापक प्रीतम पाटिल ने इस बारे में सिटी कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अपने वृद्ध माता पिता को घर से बाहर निकालकर अरविंद पवार नामक बेटा अपनी पत्नी के साथ फरार हो गया। ऐसी घटना कल शुक्रवार की शाम गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के नवसारी परिसर में घटित हुई। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के इंदला मार्ग पर मामूली सी बात को लेकर हुए विवाद में रहीमुद्दीन शेर जामनुद्दीन नामक युवक को रोककर उस पर चाकू से सपासप वार कर घायल कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुर्शी के शिवाजी नगर परिसर निवासी सुरेश इंगले नामक सेवानिवृत्त शिक्षक के घर पर गत रोज 4 अज्ञात लोग पहुंचे और उन्होंने हॉल का दरवाजा खटखटाया। इस समय जैसे ही दरवाजा खोला गया, चारों लोग जबरन घर में घुस आए और परिजनों के साथ धक्का मुक्की करने के साथ ही 20 मिनट की कालावधि के दौरान घर की अलमारी फोड़ते हुए 150 ग्राम सोने के गहने का डिब्बा लेकर भाग निकले। मुर्शी पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तीसरी पत्नी प्रियंका की हत्या के अपराध में डॉक्टर पंकज दीवान को शुक्रवार के दिन फिर एक बार अदालत ने समयावधि बढ़ाते हुए आगामी 16 मई तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। अदालत द्वारा इससे पहले 2 बार पंकज दीवान को पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए थे, लेकिन पंकज दीवान ने अब तक पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में हत्या का अपराध नहीं कबूल किया है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर पंकज दीवान की बहन अब भी अंडरग्राउंड है, जिसकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नई बस्ती बडनेरा के रजानगर में सेबेस्टिन उर्फ जोजो विल्सन फ्रांसिस पर शेख जुबेर उर्फ जुब्बू व एक अन्य नाबालिग आरोपी ने धारदार हथियारों से हमला कर उसे मौत के घाट उतारने का प्रयास किया। घायल की मां द्वारा दी गई शिकायत पर बडनेरा पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए नाबालिग आरोपी को अपने गिरफ्त में लिया है।
सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के राजकमल चौक पर निम्बुरकर होम्यो फार्मेसी के पास स्थित कपड़े की दुकान में कपड़े खरीदते वक्त किसी अज्ञात महिला चोर ने एक महिला की पर्स की चेन खोलकर 1,71,000 रुपए कीमत का 38 ग्राम सोने का मंगलसूत्र चुरा लिया। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। 6 वर्ष की बालिका को चॉकलेट का प्रलोभन देकर उसे अपने साथ ले जाने के बाद उस बालिका पर दुराचार करने वाले नराधमी आरोपी को यवतमाल की जिला अदालत ने तिहरी उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह सजा आरोपी को एक साथ भुगतनी होगी। दारवा की जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनवर की अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसकी जानकारी यवतमाल के जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दिलीप पाटिल भुजबल द्वारा दी गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।